हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम मुगल साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। देखिए, रीट मेंस की तैयारी में लेवल 1 के एसएसटी वाले पार्ट में आपका एक टॉपिक दिया हुआ है मुगल साम्राज्य, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं और टीचर एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इससे पहले मुगल साम्राज्य की हम एक क्लास ले चुके हैं, थ्योरी की क्लास। ये दूसरी क्लास है। इस क्लास में हम मुगल साम्राज्य की थ्योरी वाला जो भाग है उसको हम कंप्लीट पढ़ेंगे। इस क्लास को पूरा देखना, और अ, यदि एक बार में ये क्लास समझ में नहीं आए तो उसको दोबारा देखने से ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। और यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगी, क्योंकि इस क्लास में वो सभी फैक्ट हैं जो परीक्षा में आने लायक हैं। तो इस क्लास को आप ज़रूर देखिए और कंप्लीट देखनी है। एसएसटी वाले पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, और उसका जो टॉपिक है मुगल साम्राज्य, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये थ्योरी क्लास है, फिर उसके बाद हम एमसीक्यू प्रश्नोत्तर के माध्यम से इन क्लासेस को समझेंगे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक की शुरुआत है, देखिए, हम मुगल साम्राज्य की जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने मुगल साम्राज्य की स्थापना समझी थी। मुगल साम्राज्य के शासक के बारे में पढ़ा, बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में, अकबर के बारे में हमने पढ़ा, शाहजहाँ के बारे में पढ़ा, औरंगजेब के बारे में पढ़ा, उत्तरवर्ती मुगल काल के बारे में पढ़ा, और मुगल जो सम्राट थे उनके उपनाम और पदवियों के बारे में भी हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे मुगल प्रशासन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मुगल प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मुगल प्रशासन केंद्रीय स्तर और प्रांतीय स्तर और स्थानीय स्तर तीनों पर संचालित किया जाता था। तो केंद्रीय स्तर पर जो था, केंद्र प्रशासन में वजीर वित्त विभाग का प्रमुख होता था, मीर बख्शी सेना प्रमुख होता था, सदर ए सदर धार्मिक व न्याय मामलों का प्रमुख होता था, और दीवाने खास दीवाने आम दरबार के प्रकार हुए। तो वजीर कौन होता था? वित्त विभाग का प्रमुख। मीर बख्शी कौन होता था? सैन्य प्रमुख। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीर बख्शी कौन होता था? सैन्य प्रमुख। सदर ए सदर धार्मिक व न्यायिक मामलों का प्रमुख होता था, और दीवान खास व दीवान आम दरबार के प्रकार होते थे। प्रांतीय प्रशासन के बारे में बात करें तो संपूर्ण केंद्रीय स्तर पर साम्राज्य होता था। साम्राज्य बटा होता था सूबों में, सूबे बटे होते थे सरकार में, सरकार बटे होते थे परगने में, और परगने बटे होते थे ग्राम में। यानी कि अगर हम बात करें, जैसे संपूर्ण देश को साम्राज्य कहा जाता था, राज्यों को सूबा कहा जाता था, जिलों को सरकार कहा जाता था, और वर्तमान में जो तहसील स्तर पे जो संरचना होती है उसे परगना बोला जाता था। और पहले भी ग्राम हुआ करते थे और आज भी ग्राम होते हैं। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा थी। मनसब एक पद था। मनसब जात मतलब व्यक्तिगत रैंक और सवार घोड़ों की संख्या के आधार पर दिए जाते थे, और सैनिक व प्रशासनिक अधिकारी दोनों को शामिल किया जाता था मनसबदारी प्रथा के अंतर्गत। जागीरदारी प्रथा में मनसबदारों को वेतन के बदले भूमि आवंटन किया जाता था, जिससे उस भूमि के वो जागीरदार हो जाते थे, और उससे वो टैक्स वसूल करते थे, और अ, जो राजा था उसको टैक्स मतलब कुछ हिस्सा उसका टैक्स राजा को पहुंचाते थे। राजस्व वसूल करने का अधिकार जागीरदारों को था। तो मुगल काल में जागीरदारी प्रथा भी पाई जाती थी। तो दो प्रमुख प्रथाएं थी, मनसबदारी प्रथा और जागीरदारी प्रथा। अब देखिए, हम डिटेल से समझना चाहें केंद्र प्रशासन में, तो देखिए, बादशाह या सम्राट मुगल साम्राज्य का प्रमुख और सर्वोपरि अधिकारी होता था। यानी सबसे प्रमुख सरकारी और सर्वोच्च सरकारी अधिकारी होता था, वो होता था बादशाह या सम्राट। यानी बादशाह या सम्राट ही प्रमुख अधिकारी होता था। वह सेना का सर्वोच्च कमांडर, न्याय का अंतिम निर्माता और राज्य का मुख्य कार्यकारी होता था। यानी कि सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता था, कमांडर कौन होता था? सम्राट होता था। अंतिम न्याय का जो निर्माता था वो कौन था? सम्राट था। और मुख्य रूप से जो राज्य संचालन करने का कार्य कौन करता था? सम्राट करता था। उसके नीचे चार प्रमुख मुख्यमंत्री काम करते थे, या मंत्री काम करते थे, और चार प्रमुख विभाग होते थे। पहला था दीवान। दीवान वित्त और राजस्व का प्रमुख अधिकारी होता था। दीवान कौन होता था? वित्त और राजस्व का प्रमुख अधिकारी। मीर बख्शी, अभी अभी मैंने आपको बताया, सैन्य मामलों, दूत सेवा और मनसबदारी प्रणाली का प्रभारी था। मीर बख्शी कौन था? सैन्य मामलों, दूत सेवा और मनसबदारी प्रणाली का प्रमुख था। सदर
उस सदर उस सुदूर धार्मिक दान, शिक्षा, धर्मार्थ गतिविधियों का प्रमुख होता था और मीर सामान शाही घराने, कारखानों और शाही संपत्ति का प्रबंधन करता था। तो देखिए एक तरह से अगर हम ये जाने कि मुगल सम्राट में सर्वोच्च कौन होता था मुगल प्रशासन में, तो सर्वोच्च होता था सम्राट। और वही सेना का कमांडर था, वही न्याय का अंतिम निर्माता था और मुख्य कार्यकारी होता था। मुगल सम्राट के अधीन 4 प्रकार के मंत्री होते थे या विभाग होते थे। दीवान, मीर बख्शी, सदर उस सुदूर और मीर सामान। दीवान वित्त और राजस्व का प्रमुख होता था। मीर बख्शी सैन्य मामलों और दूत सेवा और मनसबदारी प्रणाली का प्रभारी था। और सदर उस सुदूर जो होता था वो धार्मिक दान, शिक्षा और धर्मार्थ गतिविधियों का प्रमुख होता था। मीर सामान शाही घराने, कारखानों और शाही संपत्ति का प्रबंधन करता था। अब हम बात करें प्रांतीय प्रशासन के बारे में, तो देखिए जो साम्राज्य था वो किसमें बटा हुआ था, प्रांत मतलब सूबों में बटा हुआ था। तो प्रांत को सूबा कहा जाता था और जिसका प्रमुख होता था सूबेदार। जिसका जैसे अब इस समय वर्तमान में राज्यों के प्रमुख होते हैं मुख्यमंत्री, उस समय प्रांतों को सूबा बोला जाता था और उनका जो प्रमुख होता था उसे क्या कहते थे, सूबेदार। सरकार, अब प्रांतों को किसमें बांटा जाता था, सरकार में। सूबे को आगे सरकार मतलब जिला। अब देखिए आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मुगल साम्राज्य में वर्तमान जिलों के समकक्ष कौन सी इकाई थी, साम्राज्य, सूबा और सरकार और परगना। तो देखिए इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका, सरकार। सरकार मतलब जिलों में विभाजित किया जाता था। सरकार का मुख्य अधिकारी अमाल गुजार होता था। कौन होता था, अमाल गुजार। तो सरकार का मुख्य अधिकारी कौन होता था, अमाल गुजार होता था। सरकार को छोटे छोटे प्रशासनिक क्षेत्रों में बांटा जाता था, जैसे क्या कहा जाता था, जिलों को परगना कहा जाता था। उनको क्या बोला जाता था, परगना। फिर मुगल काल की महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं, संस्थाएं और व्यवस्थाएं कौन कौन सी थी। देखिए मनसबदारी व्यवस्था थी। यह एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी जिसमें कुलीनों और सैन्य अधिकारियों को उनकी सेवा के आधार पर मनसब प्रदान किया जाता था। जागीरदारी प्रणाली, इसके बारे में भी अभी चर्चा कर चुके हैं। मनसबदारों को जागीर से राजस्व एकत्रित करने का अधिकार दिया जाता था और जिसे क्या कहा जाता था, जागीरदारी कहा जाता था। भू राजस्व व्यवस्था, देखिए अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल ने भू राजस्व प्रणाली लागू की जिसमें भूमि से होने वाली उत्पादकता के आधार पर टैक्स लिया जाता था कि भाई यदि किसी भूमि से ज़्यादा उत्पादकता हो रही है तो उससे ज़्यादा टैक्स लेंगे और यदि कम उत्पादकता हो रही है तो उससे कम टैक्स लिया जाएगा। न्याय प्रणाली, मुगलों ने न्यायालयों का एक विस्तृत नेटवर्क स्थापित किया। काजी काजी इस्लामी कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होते थे। तो इस्लामी कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार कौन होते थे, काजी होते थे मुगल साम्राज्य के अधीन। अब हम बात करें स्थानीय प्रशासन के बारे में, तो स्थानीय प्रशासन में मतलब स्थानीय स्तर पर खुद मुकद्दम या चौधरी होते थे। ग्रामीण स्तर पर स्थानीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी जिन्हें हम क्या बोलते थे, खुद मुकद्दम या चौधरी कहते थे। कानून को कौन होता था मुगल साम्राज्य में, प्रशासनिक कार्यों की निगरानी के लिए कानूनी अधिकारी नियुक्त किए जाते थे और स्थानीय स्तर पर ये काम करते थे जिन्हें क्या नाम दिया जाता था, कानून को नाम दिया जाता था। क्या नाम देते थे उनको, कानून को। तो इस तरह से मुगल साम्राज्य में प्रशासन होता था, केंद्रीय स्तर पर, प्रांत स्तर पर और स्थानीय स्तर पर प्रशासन पाया जाता था। अब हम बात करते हैं कला व स्थापत्य के बारे में। देखिए बाबर ने चारबाग उद्यान बनवाए, अकबर ने फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाजा बनवाया और जहांगीर ने चित्रकला के बारे में मतलब बहुत ज़्यादा विकास करवाया। जहांगीर एक प्रकृति प्रेमी था। शाहजहां ने ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद बनवाई और औरंगजेब ने बादशाही मस्जिद बनवाई लाहौर में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाहौर में बादशाही मस्जिद किसने बनवाई थी, तो औरंगजेब ने लाहौर में बादशाही मस्जिद बनवाई औरंगजेब ने। अब देखिए थोड़ा डिटेल में समझें हम मुगल कालीन चित्रकला को। तो भारत में मुगल चित्रकला 16वीं और 18वीं शताब्दी के बीच का अवधि काल है। यानी कि मुगल कालीन जो चित्रकला का विकास हुआ है वो 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच हुआ है।
यह वह समय था जब मुगलों ने भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन किया था। मुगल चित्रकला का विकास अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में हुआ। तीन प्रमुख शासक हैं जिसमें मुगल चित्रकला का विकास हुआ। कौन कौन से? अकबर, जहांगीर और शाहजहां। मुगल चित्रकला का रूप फारसी और भारतीय शैली का मिश्रण के साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं का संयोजन भी है। यानी मुगल चित्रकला में मतलब मुगल शैली और भारतीय शैली दोनों का मिश्रित रूप हमें दिखाई देता है। तो मुगल चित्रकला का जो विकास है वो कब हुआ, कौन सी अवधि में हुआ? 16वीं से 18वीं शताब्दी में। और तीन प्रमुख शासकों के शासनकाल में हुआ, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। देखिए, अब हम एक एक शासक के बारे में मुगल चित्रकला की बात करते हैं तो बाबर काल में चित्रकला की बात करते हैं। बेहजाद बाबर काल में एक प्रसिद्ध जो चित्रकार था वह था बेहजाद। यह फारस का प्रसिद्ध चित्रकार था। यह बाबर का समकालीन था। तुजुक-ए-बाबरी में बाबर ने बेहजाद को अग्रणी चित्रकार कहा है। तो तुजुक-ए-बाबरी बाबर की आत्मकथा है। बाबर ने स्वयं लिखी है तुर्की भाषा में और इसमें बेहजाद को उस समय का सबसे प्रमुख चित्रकार बताया है। बेहजाद को पूर्व का राफेल भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा जाता है। तैमूरी चित्रकला शैली को चरमोत्कर्ष पर ले जाने के लिए श्रेय किसको दिया जाता है? बेहजाद को दिया जाता है। तो बेहजाद ने तैमूरी चित्रकला का विकास किया था। तो बेहजाद बाबर के समकालीन चित्रकार था और यह फारस का चित्रकार था। और फारस इस समय ईरान को फारस को इस समय क्या कहा जाता है? ईरान कहा जाता है। और बाबर ने उस समय का सर्वोच्च चित्रकार इसको बताया था तुजुक-ए-बाबरी में। फिर बात आती है हुमायूं काल में चित्रकला का विकास। तो भारत में मुगल चित्रकला हुमायूं के शासनकाल के दौरान विकसित हुई। यानी कि अगर पूछा जाए कि भाई भारत में मुगल चित्रकला का विकास किस शासक के अधीन हुआ था, तो वो है हुमायूं। जब वह अपने निर्वासन से भारत लौटा तो वह दो अपने साथ दो फारसी महान कलाकारों को ख्वाजा अब्दुल समद और मीर सैयद यानी सैयद अली को लाया। तो जो निर्वासन काल कितने वर्ष का रहा था? लगभग 15 वर्ष का रहा था। 1540 से और 1555 तक निर्वासित रहा, क्योंकि उस समय शेरशाह सूरी का शासन रहा था। तो अपने साथ दो महान कलाकारों को लेके आया, चित्रकारों को, ख्वाजा अब्दुल समद और मीर सैयद अली। इन दोनों कलाकारों ने स्थानीय कला कार्यों में अपनी स्थिति दर्ज कराई और धीरे धीरे मुगल चित्रकला का विकास हुआ। मीर सैयद अली हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार बेहजाद का शिष्य था। तो बेहजाद का शिष्य कौन था? मीर सैयद अली। कौन था? मीर सैयद अली। मीर सैयद ने जो कृतियां तैयार की उसमें से कुछ जहांगीर द्वारा तैयार की गई गुलशन चित्रावली में संकलित है। तो हुमायूं काल के दो प्रमुख चित्रकार थे, ख्वाजा अब्दुल समद और मीर सैयद अली। ये दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि हुमायूं अपने साथ ईरान से कौन से दो चित्रकारों को लेके आया? तो अब्दुल समद को और मीर सैयद अली को लेके आया था। ये इम्पोर्टेंट है। मीर सैयद अली क्या था? बेहजाद का शिष्य था और इसके कुछ चित्रों को जहांगीर ने गुलशन चित्रावली में भी क्या किया है? संकलित किया है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, हुमायूं ने इन दोनों को दास्तान-ए-अमीर हमजनामा की चित्रकारी का कार्य सौंपा। यानी कि हमजनामा में चित्रकारी के लिए बोला कि भाई आप इसमें चित्रकारी करिए। दास्तान-ए-अमीर हमजा मतलब हमजनामा, यह एक चित्रित पांडुलिपि ग्रंथ है। हमजनामा मुगल चित्रशाला की प्रथम महत्वपूर्ण कृति है। तो अगर पूछा जाए कि भाई मुगल चित्रशाला की सबसे पहली महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? हमजनामा है। यह पैगंबर के चाचा अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कारनामे का चित्रणीय संग्रह है और यह 1200 चित्रों का एक संग्रह है। मौलिक रूप से अरबी भाषा में ग्रंथ है और मीर सैयद अली एवं अब्दुल समद के नेतृत्व में फारसी भाषा में से अनुवादित करवाया गया। तो हमजनामा जो है वो मौलिक रूप से तो अरबी भाषा में है, लेकिन मीर सैयद अली और अब्दुल समद के नेतृत्व में इसे फारसी भाषा में क्या किया गया था? अनुवाद किया गया था। और यह हमजनामा मुगल चित्रशाला की पहली महत्वपूर्ण क्या है? कृति है, पुस्तक है। ये पैगंबर के चाचा अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कारनामों का ये चित्रणीय संग्रह है हमजनामा। मुल्ला अलाउद्दीन कजवीनी ने अपने ग्रंथ नफाइस
सुलमासिरे में हमजनामा को हुमायूं के मस्तिष्क की उपज बताया है। ये इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। देखिए बहुत डीप क्वेश्चन है, इतना डीप नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैंने इसमें ऐड कर दिया है। यदि किसी स्टूडेंट को इसकी क्वालिटी कम लग रही हो तो अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिए, नेट की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, तो ये अच्छे से दिखाई देगा। तो मुल्ला अलाउद्दीन कजविनी ने अपने ग्रंथ नफाई सुलमासिरे में हमजनामा को हुमायूं के मस्तिष्क की उपज बताया है। क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा कि कौन से ग्रंथ को हुमायूं के मस्तिष्क की उपज कहा जाता है? हमजनामा को। किसने हमजनामा को हुमायूं के मस्तिष्क की उपज बताया? तो अलाउद्दीन कजविनी ने हमजनामा को हुमायूं के मस्तिष्क की उपज बताया। अब बात करते हैं अकबरकालीन चित्रकला की। किसकी बात करते हैं? अकबरकालीन चित्रकला की। अकबर ने अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसे सीरी कलम की उपाधि दी थी? अब्दुल समद को। और हुमायूं ने मीर सैयद अली को नादिर उल अस की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? नादिर उल अस की उपाधि दी या असरार की उपाधि दी। तो हुमायूं ने मीर सैयद अली को नादिर उल अस की उपाधि दी और अकबर ने अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि दी। अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार थे मीर सैयद अली, जो हुमायूं के समय भी थे, दसवंत, बसावन, ख्वाजा अब्दुल समद और मुकुंद। आईने अकबरी में कुल 17 चित्रकारों का उल्लेख है। कितने चित्रकारों का उल्लेख है? 17 चित्रकारों का उल्लेख है। तो अकबर के समय कितने चित्रकार थे? ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि अकबर के समय के चित्रकार कौन कौन से थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं एग्जाम में। मीर सैयद अली, दसवंत, बसावन, ख्वाजा अब्दुल समद और मुकुंद प्रमुख चित्रकार थे। चूंकि अकबर महाकाव्यों, कथाओं में रुचि रखता था, इसीलिए उसके काल के चित्र रामायण, महाभारत और फारसी महाकाव्य पर आधारित है। अकबर द्वारा शुरू की गई प्रारंभिक पेंटिंग परियोजना में से तूतीनामा महत्वपूर्ण थी। देखिए हुमायूं ने किसकी, हा से हुमायूं बन जाता है और ह से बन जाता है हज़्मनामा। तो हज़्मनामा की पेंटिंग करवाई हुमायूं ने। और अकबर की तूती बोलती थी पेंटिंग में, तो तूतीनामा सबसे प्रारंभिक पेंटिंग कौन सी थी? तूतीनामा। यह 52 भागों में विभाजित थी। रज़्मनामा यह अकबर काल में शुरू किया गया महाभारत ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि महाभारत का फारसी में अनुवाद कौन से नाम से किया गया है? रज़्मनामा नाम से किया गया है। रज़्मनामा के चित्रों को दसवंत ने बनाया था। किसने बनाया था? दसवंत ने। अब्दुल समद के राज दरबारी पुत्र मोहम्मद शरीफ ने रज़्मनामा के चित्रण कार्य का पर्यवेक्षण किया। तो रज़्मनामा के चित्रण कार्य का पर्यवेक्षण किसने किया था? मोहम्मद शरीफ ने। ये डीप क्वेश्चन है, ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जाएगा कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से हुआ है? रज़्मनामा नाम से हुआ है। अब बात करते हैं हम बसावन के बारे में। अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सर्वोच्च चित्रकार अकबर के समय कौन था? बसावन था। यह चित्रकला में सभी क्षेत्रों, रंगों का प्रयोग, रेखांकन, छवि चित्रकारी, भूदृश्यों के चित्रण का सिद्ध अस्त्र था। उसकी सर्वोत्कृष्ट कृति है एक मृतकाय दुबले पतले घोड़े के साथ एक मजनू का निर्जन क्षेत्र में भटकता हुआ चित्र। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि एक घोड़े पर बैठे हुए मजनू का निर्जन क्षेत्र में भटकता हुआ जो चित्र है वो किसने बनाया था? बसावन ने बनाया था। अकबर के समय पहली बार भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई। अकबर के समय छवि चित्रकारी की शुरुआत हुई। और आईने अकबर में 17 चित्रकारों का उल्लेख है, जिनमें कौन कौन है? दसवंत है, बसावन है, केशव है, महेश है, लाल है, मुकुंद है, माधव है, सैयद अली है, अब्दुल समद है, खेमकर्ण है, हरिवंश है और जगन है और राम है। तो ये इन प्रमुख चित्रकारों का अकबर के आईने अकबरी में चित्रकारों का उल्लेख है। और आईने अकबरी की रचना किसने की है? अबुल फजल ने। किसने की है? अबुल फजल ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। तो ये क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भाई आईने अकबरी में कितने चित्रकारों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे जहांगीर कालीन चित्रकला के बारे में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मुगल सम्राट जहांगीर के समय चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पर थी। उसने हेरात के अगारजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। तो जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्णिम काल। जहांगीर कालीन चित्रकला की विशेषताएं क्या क्या हैं? मोरक्का एल्बम के रूप में चित्र बनने लगे, यानी कि जो अब हम एल्बम देखते हैं ना, एक चित्र के बाद दूसरा, दूसरे तीसरा चौथा,
तो इस तरह से उसको उस समय मोरक्का कहा जाता था। मोरक्का के रूप में चित्र बनने लगे। अलंकृत हाशिए वाले चित्र बनने लगे। चौड़े हाशिए को फूल पत्ती, पेड़ पौधों और मनुष्य की आकृतियों से अलंकृत किया जाता था। छवि चित्र पर अधिक बल दिया गया। और जहांगीर दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार कौन थे और जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार कौन थे। तो जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार थे फारूक बेग, दौलत, मनोहर, बिशनदास, मंसूर और अबुल हसन। फारूक बेग ने बीजापुर के शासक सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र किसने बनाया था? फारूक बेग ने बनाया था। जहांगीर ने बिशनदास को अपने दूध खान आलम के साथ फारस के शाह के दरबार के चित्र बनाने के लिए भेजा। तो किसको भेजा गया? फारस के शाह का चित्र बनाने के लिए बिशनदास को भेजा गया था। जहांगीर के समय सर्वोच्च जो चित्रकार थे उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। और अकबर के समय सर्वोच्च चित्रकार कौन थे? बसावन। कौन थे? बसावन। जहांगीर के समय सर्वोच्च चित्रकार कौन कौन थे? दो थे, अब्दुल समद, ओ सॉरी, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन जहांगीर के श्रेष्ठ कलाकारों में से थे। उन्होंने बादशाह से देखो, उस्ताद उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्त्र की उपाधि मिली और अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि मिली। तो मंसूर मंसूर को मंजूर अस्त्र चलाना और हंस के जमा कर देगा। हंस के क्या कर देगा? जमा। इस तरह से याद रखें। तो उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्त्र की उपाधि मिली और नादिर उल उल जमा की उपाधि किसको मिली? अबुल हसन को। उस्ताद मंसूर के बारे में बात करें, ये पक्षियों की चित्रकारी और फूल चित्रकारी का विशेषज्ञ था। साइबेरिया का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइबेरिया का बिरला सारस एवं बंगाल का अनोखा पुष्प उस्ताद मंसूर द्वारा बनाए गए चित्र थे। साइबेरिया का बिरला सारस और बंगाल का अनोखा पुष्प उस्ताद मंसूर ने बनाए। रट लेना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अबुल हसन ये व्यक्ति चित्र में सिद्धहस्त था, विशेषज्ञ था। इसकी प्रमुख विशेषता रंग योजना थी। अबुल हसन ने तुजुके जहांगीर के मुख्य पृष्ठ का चित्र बनाया था। तुजुके जहांगीर के जो मुख्य पृष्ठ का चित्र है वो किसने बनाया था? अबुल हसन ने। हंस के क्या कर देगा? ये जमा। तो इसको कौन सी उपाधि मिली है? नादिर उल जमा की। और मंजूर क्या है हमें? अस्त्र चलाना। तो उस्ताद मंसूर को क्या किसकी उपाधि मिली है? नादिर उल अस्त्र की। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। अब हम बात करते हैं शाहजहाँकालीन चित्रकारी के बारे में। शाहजहाँ के काल में चित्रकला की क्या हुई? अवनति हुई। शाहजहाँ के काल में स्थापत्य कला का अधिक महत्व था। तो शाहजहाँ के काल के जो चित्रकार थे वो थे अनूप, मीर हासिम, मोहम्मद फकीरुल्लाह, हुनर मोहम्मद नादिर और चिंतामणि। औरंगजेब काल में चित्रकला पूरी तरह से बंद हो गई। औरंगजेब ने चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध मानकर बंद करवा दिया। किंतु शासनकाल के अंतिम वर्षों में उसने चित्रकारी में कुछ रुचि ली थी। अंतिम वर्षों में। लेकिन औरंगजेब का मानना था कि जो चित्रकला है वह इस्लाम के विरुद्ध है, तो उसने चित्रकला को क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब हम मुगल कालीन स्थापत्य के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बाबर के बारे में। बाबर ने आगरा के निकट आराम बाग या रामबाग बनवाया। और पानीपत में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पानीपत में काबुली बाग मस्जिद किसने बनवाई? बाबर ने बनवाई। तो काबुली में बा आता है और बा से बाबर बनता है। तो काबुली बाग मस्जिद किसने बनवाई? बाबर ने। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक किला बनवाया जिसे अब पुराना किला नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पुराना किला नाम से जाना जाता है। तो ये प्रमुख इमारतें हुमायूं के शासनकाल की। अब हम बात करते हैं अकबर के शासनकाल की जो स्थापत्य कला है उसकी विशेषता क्या है। तो अकबर ने बहुत सारी इमारतों का निर्माण कराया। मुख्य रूप से अकबर के समय बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ था और शहतीरों का अधिक प्रयोग हुआ था। मेहराबों के संरचनात्मक स्वरूप के स्थान पर अलंकरणों के लिए अधिक प्रयोग हुआ था। गुंबद लोधी शैली से प्रभावित थे मुगल काल के। और कुछ भवनों में संगमरमर का प्रयोग हुआ था अकबर काल में। अकबर कालीन स्थापत्य को दो चरणों में बांटा जा सकता है। पहला चरण में उसने आगरा, इलाहाबाद और लाहौर के किले बनवाए। आगरा का किला, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। दूसरे चरण में उसने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है खूब सारा। अकबर ने हुमायूं का मकबरा बनवाया। इसका निर्माण हुमायूं की विधवा बेगम
हाजी बेगम ने शुरू करवाया और वास्तुकार कौन था? मीर मिर्जा ग्यास था। कौन था? मीर मिर्जा ग्यास। यह दोहरी गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? अकबर के शासनकाल में हुमायूं का मकबरा बना, और मकबरा किसने बनवाया? हुमायूं की विधवा बेगम बेगा बेगम यानी हाजी बेगम ने बनवाया, और इसका जो वास्तुकार था वो था मीर मिर्जा ग्यास था। भारत का पहला दोहरी गुंबद वाला मकबरा कौन सा है? हुमायूं का मकबरा है। इस मकबरे में चार बाग पद्धति का प्रयोग किया गया है। यह अष्टभुजीय आकार का मकबरा है। इसे ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। तो पूछा जा सकता है आपसे कि ताजमहल का पूर्वगामी किसे माना जाता है? हुमायूं के मकबरे को। अकबर ने आगरा का किला बनवाया। इसका निर्माण अकबर काल में हुआ, परंतु जहांगीर महल को छोड़कर अन्य सभी संरचनाओं को शाहजहां ने तोड़वा दिया। और आगरा के किले का वास्तुकार कौन था? कासिम खां। कौन था? कासिम खां था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर की सबसे अच्छी निर्माण कला में कहा जाता है। अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाया, और यह आगरा से 26 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। फर्ग्यूसन कहता है कि फतेहपुर सीकरी किसी महान व्यक्ति के मस्तिष्क का प्रतिबिंब है या उपज है। तो ये किसने कहा है? फर्ग्यूसन ने। किसके बारे में कहा है? फतेहपुर सीकरी के बारे में। फतेहपुर सीकरी का मुख्य वास्तुकार था बहाउद्दीन। कौन था? बहाउद्दीन था। फतेहपुर सीकरी में प्रमुख इमारतें कौन सी थी? दीवाने आम, दीवाने खास, जोधाबाई का महल। तो ध्यान देना, फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई के महल जो है वह सबसे बड़ी इमारत है। सबसे बड़ी इमारत। बीरबल का महल, अबुल फजल का महल, ये प्रमुख इमारतें हैं फतेहपुर सीकरी में। और इबादत खाना, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। जहांगीर ने इसमें संगमरमर लगवाया। तो शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है वो अकबर के समय बना, लेकिन जहांगीर ने इसमें क्या लगवा दिया? संगमरमर। बुलंद दरवाजा, गुजरात विजय की स्मृति में बुलंद दरवाजा बनवाया। मरियम की कोठी जोधाबाई महल के सामने स्थित है। इस्लाम शाह का मकबरा, वर्गाकार मेहराब का प्रयोग किया गया। जामा मस्जिद है फतेहपुर का गौरव, और पत्थर में रूमानी कथा के उपनाम से जाना जाता है जामा मस्जिद को। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा पूछा जाता है। पंचमहल या हवा महल पिरामिड आकार में 5 मंजिला मंजिल है। तुर्की सुल्ताना का महल, ये भी मोस्ट परीक्षा में पूछा जाता है कि किसने तुर्की सुल्ताना के महल को स्थापत्य कला का मोती कहा? पर्सी ब्राउन ने। किसने कहा? पर्सी ब्राउन ने। अकबर के बाद हम बात करते हैं जहांगीर कालीन स्थापत्य के बारे में। तो जहांगीर के काल में स्थापत्य पर अधिक बल नहीं दिया गया। अकबर का मकबरा बना। आगरा के निकट सिकंदरा में स्थित है अकबर का मकबरा। इसके निर्माण की योजना अकबर ने बनाई थी, परंतु निर्माण जहांगीर ने करवाया। यह गुंबद विहीन मकबरा है। कैसा है? गुंबद विहीन मकबरा। एतमादुद्दौला का मकबरा, यह आगरा में स्थित है। इसका निर्माण नूरजहां ने करवाया, और यह संगमरमर का प्रथम स्थापत्य भवन है। तो संगमरमर का पहली जो इमारत है वह कौन सी है? एतमादुद्दौला का मकबरा है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? नूरजहां ने करवाया था। कहाँ पे? आगरा में। अब हम बात करते हैं शाहजहां को। शाहजहां इंपॉर्टेंट है। शाहजहां का काल मुगल वास्तु कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। शाहजहां के काल में संगमरमर का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ। आगरा के किले में शाहजहां ने दीवाने आम बनवाया, और इसमें बादशाह का तख्ते ताउस मयूर से आसन स्थापित किया आगरा के किले में। फिर दीवाने खास आगरा में बनवाया। मोती मस्जिद आगरा में बनवाई शाहजहां ने, और मुसम्मन बुर्ज आगरा में बनवाया शाहजहां ने। जामा मस्जिद बनवाई आगरा में, जहांआरा ने बनवाया था। और लाल किला, दिल्ली का लाल किला, इसका निर्माण शाहजहां ने नए बसाए नगर शाहजहानाबाद में किया, और यह दिल्ली में स्थित है लाल बलुआ पत्थर से। तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया है? लाल किला बनवाया है आपका शाहजहां ने। और अकबर का किला, आगरा का किला किसने बनवाया है? आगरा का लाल किला वो बनवाया है अकबर ने। दिल्ली की जामा मस्जिद और दीवान आम दिल्ली में, यह लाल किले में बनवाया गया, और जहां मयूर सिंहासन रखा जाता था राजधानी परिवर्तन के बाद। और दिल्ली दीवान खास लाल किले में निर्मित दिल्ली में। और ताजमहल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ताजमहल यमुना के तट पर आगरा में शाहजहां ने बनवाया ताजमहल, और इसके मिस्त्री थे उस्ताद ईसा खां, एवं मकबरे की योजना बनाई थी उस्ताद अहमद लाहौरी ने। और ताजमहल में मुमताज और शाहजहां की कब्रें हैं। क्या है? मुमताज महल और शाहजहां की क्या है? कब्रें हैं ताजमहल में। अब हम देखिए बात करेंगे मुगल काल के साहित्य के बारे में। तो अकबरनामा और आईन अकबरी की रचना किसने की? अबुल फजल ने। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अ से बनता है अकबरनामा, आई से बनता है आईन अकबरी। तो इसके निर्माण किसने की? अबुल फजल ने। तुझके बाबरी की रचना किसने की? बाबर ने।
हुमायूंनामा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने इसकी रचना की। पद्मावत का फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खाने ने। और महाभारत का जो अनुवाद हुआ वो किस नाम से हुआ था? है फारसी में अनुवाद हुआ है रज़्मनामा से। किस नाम से? रज़्मनामा नाम से महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ। प्रमुख साहित्यिक योगदान के बारे में बात करें, आत्मकथाएं, बाबरनामा, बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी जो भारत के पेड़ पौधे और जंतु जातियां और जीवन का विवरण देती है। फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे, फौना मतलब जंतु जातियां। तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी। किस भाषा में लिखी? फारसी भाषा में, तुजुक ए जहांगीरी। और बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी बाबर ने अपनी आत्मकथा, जिसमें बाबर भारत के पेड़ पौधे, भारत के जनजीवन और जीव जंतुओं का विवरण है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इतिहास और प्रशासनिक ग्रंथ। अकबरनामा और आईन अकबरी, अबुल फजल ने इसकी रचना की। इसमें अकबर का जीवन, प्रशासन और साम्राज्य का विस्तृत वर्णन है आईन अकबरी में और अकबरनामा में। हुमायूंनामा, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने फारसी में यह ग्रंथ लिखा और हुमायूं के जीवन और शासन काल पर एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विवरण देता है हुमायूंनामा। पादशाहनामा, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। शाहजहां के दरबार में अब्दुल हामिद लाहौरी ने यह ग्रंथ लिखा। पादशाहनामा किसने लिखा? शाहजहां के दरबार में रहते थे अबुल हामिद लाहौरी ने यह ग्रंथ लिखा। धार्मिक एवं सांस्कृतिक ग्रंथों के बारे में बात करें तो दारा शिकोह का कार्य, दारा शिकोह ने उपनिषदों, भगवद गीता और रामायण जैसे ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। सबसे ज्यादा पूछा जाता है दारा शिकोह ने उपनिषदों का जो फारसी में अनुवाद किस नाम से करवाया था? सिर्रे अकबर के नाम से करवाया था। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उपनिषदों, भगवद गीता और रामायण जैसे ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया दारा शिकोह ने। क्षेत्रीय भाषाओं का विकास, इस काल में हिंदी, बंगाली, पंजाबी, मराठी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में भी साहित्य का विकास हुआ। इसमें भक्ति आंदोलन महत्वपूर्ण योगदान रहा। क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य, हिंदी हिंदी में तुलसीदास की रामचरितमानस और सूरदास का सूरसागर मुगल काल की महत्वपूर्ण हिंदी रचनाएं हैं। तो रामचरितमानस जो है और तुलसीदास जो थे वो अकबर के समकालीन माने जाते हैं। तो मुगल काल में लिखी गई है रामचरितमानस और सूरदास ने सूरसागर। बंगाली, इस काल में बंगाली साहित्य ने भी क्या की? प्रगति की। तो बंगाली साहित्य भी इस काल में, मुगल काल में बढ़ा। साहित्यिक भाषाओं के बारे में बात करें तो फारसी, देखिए मुगल काल की प्रमुख राजभाषा थी फारसी, दरबार की मुख्य भाषा थी। इसमें कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और साहित्यिक ग्रंथ की रचना हुई। तुर्की, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी तुर्की भाषा में लिखी। उर्दू, उर्दू मुगल काल के शासन के दौरान उर्दू भाषा का भी विकास हुआ और यह विभिन्न बोलियों बोलने वाले लोगों के लिए संचार की एक आम भाषा बनी। तो आम भाषा क्या थी? उर्दू थी। और राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी मुगल काल में। अब हम बात करते हैं शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने अपनी प्रसिद्ध कृति मजमा उल बहरीन, दो समुद्रों का संगम के माध्यम से सूफी साहित्य में उल्लेखनीय योगदान दिया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मजमा उल बहरीन, दो समुद्रों का संगम, जो रचना है वो किसने लिखी है? दारा शिकोह ने लिखी है। और दारा शिकोह ने ही उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था सिर्रे अकबर नाम से। प्रमुख पुस्तकों का अनुवाद, फैजी, अकबर ने फैजी के अधीन एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। इसमें पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने किया। तो जो कि बाबरनामा का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खाना ने किया। रामायण का अनुवाद बदायूनी ने किया। और लीलावती ग्रंथ का अनुवाद किसने किया? फैजी ने किया। किसने किया? फैजी ने। अब हम बात करते हैं मुगल साम्राज्य के पतन के कारण के क्या कारण रहे कि मुगल साम्राज्य पतन पतन होता चला गया। औरंगजेब ने धार्मिक असहिष्णुता यानी धार्मिक कट्टरवाद अपनाया, जिसके बाद क्षेत्रीय जो स्थानीय जो राजा थे उनमें संतोष हो गया और उन्होंने अपने अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। निरंतर युद्धों से आर्थिक हानि होती रही और आर्थिक हानि के कारण मुगल साम्राज्य का अंत में क्या होता है? पतन होता है। मनसबदारी और जागीरदारी में भ्रष्टाचार हुआ, इसके कारण भी पतन होता है। प्रांतीय विद्रोह हुए और बाद में जो प्रांत है वो अलग अलग राज्य बनते हैं। विदेशी आक्रमण होता है इनके समय, उसके कारण भी मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ता है। और यूरोपीय शक्तियों के आगमन से मुगल साम्राज्य जो है पूरी तरह से क्या हो जाता है? फिर धीरे धीरे कमजोर होने लग जाता है, अंत में उसका क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। अब हम बात करते हैं परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में बाबर ने की। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। जजिया कर समाप्त किया अकबर ने और पुनः लागू किया औरंगजेब ने। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की? अकबर ने 1582 में। यह डेट पूछी जाती है। अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति किसने दी? जहांगीर ने। और अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर था।
कौन था? बहादुर शाह जफर। और इम्पोर्टेंट बातों के बारे में बात करें, अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत किया। अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त किया और 1679 में औरंगजेब ने पुनः लगा दिया और मोहम्मद शाह ने दोबारा फिर 1720 में जजिया कर को पुनः समाप्त कर दिया। एक पुस्तक है मुंतखब उल तवारीख, ये पुस्तक किसने लिखी है? बदायूनी ने लिखी है और दारा सिकुन ने सिर्र अकबर नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था। तो इस तरह से दोस्तों हमने जो मुगल साम्राज्य है इसकी ये दूसरी क्लास थी। इस दूसरी क्लास में हमने उसको कंप्लीट पढ़ा। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास कंप्लीट समझ में आई होगी। अगर आपको ये एक बार में समझ में नहीं आती है तो इसको दोबारा देख के आप इस क्लास को कंप्लीट कर सकते हैं। इस क्लास में से क्वेश्चन के बाहर जाने की संभावना ना के बराबर है। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा में आते हैं वो सभी सम्मिलित किए गए हैं। आप इस क्लास को एक दो बार देखेंगे तो मुगल साम्राज्य जो है वो आपका कंठस्थ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं, रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, एसएसटी पढ़ना चाहते हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हमने अदर सब्जेक्ट की क्लासेस भी ले रखी हैं। देखिए क्लासेस जो है वो धीरे धीरे आपको प्राप्त हो रही हैं, रोजाना प्राप्त होती हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। और यदि कोई आपकी क्वेरी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।